ईशा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं RBSE बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था समास। इससे पहले वाला जो वीडियो था 10th क्लास का, उसके अंदर मैंने समास की शुरुआत करी थी, समास के भेद बताए थे और अव्ययी भाव समास समझाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कहते किसको है बच्चों? कि जिस समास में, यानी कि इसमें क्या होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। कौन सी होती है? दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए बच्चों, इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और कर्म कारक से लेकर, यानी कि कर्म कारक से और अधिकरण कारक तक, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक जो तक के कारक चिन्ह, यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनो बच्चों, ये दो बातें लिखी है मैंने। पहली बात इसमें ये लिखा है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात लिखिए कि यहां पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों का प्रयोग करा जाता है जब विग्रह करते हैं। कब करते हैं? यानी कि जो तत्पुरुष समास का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है समास और एक होता है विग्रह। समास कब होता है? जब शब्दों के बीच में कारक चिन्हों को हटा देते हैं, अर्थात उनका लोप हो जाता है, तब क्या कहलाता है? वो समास। और जब लोप हुए कारक चिन्हों को वापस से जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? विग्रह। किसी भी समास को सीखते समय ये दो बातें अति महत्वपूर्ण होती है कि उस समास का जो समास क्या है और उसका विग्रह क्या है। तो यहां पर ये देखिए कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और जब विग्रह करेंगे, जब इस समास में विग्रह करेंगे तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसके 6 उपभेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास है इसके 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। अब ये 6 उपभेद जो होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होता है वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो होता है बच्चों वह होता है संप्रदान। चौथे नंबर पर जो होता है वह होता है अपादान। पांचवें नंबर पर जो होता है वह संबंध कारक होता है। पांचवें नंबर पर जो होता है संबंध तत्पुरुष होता है। और छठे नंबर पर जो होता है वह अधिकरण होता है। छठे नंबर पर कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, ये छठे नंबर पे। तो कुल मिलाकर के ये 6 उपभेद होते हैं। इन 6 उपभेदों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि जो कर्म तत्पुरुष है उसे क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष का मतलब क्या है, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तत्पुरुष समास है, उसकी परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे कि जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं और इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो इसमें बताएंगे परिभाषा में। भाई तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के ये 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यानी कि ये 6 उपभेद हो गए। इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आप लोग इतना सा पहले नोट कर लीजिए, फिर यहां कर्म तत्पुरुष से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष। अब देखिए बच्चों, जब समास की बात आती है तो उसमें पदों की प्रधानता देखी जाती है। तो कर्म तत्पुरुष जो होता है उसकी हम बात करें
या तत्पुरुष समास की बात करें तो उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। तो कर्म तत्पुरुष के अंदर जो कारक चिन्ह होता है वो कौन सा क्या लगाना है आपने? को। ये क्या कह रहा है कि जब दूसरे पद में, क्योंकि इसमें कौन से पद की प्रधानता है? दूसरे पद की। जब दूसरे पद में आपको कौन कौन से शब्द? प्राप्त, आपन, ठीक है, गत, उन्मुख, तोड़, मार, कर, कार, करी, ठीक है, धर, घे इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द हों तो जो प्रथम पद होगा उसके बाद में कौन से कारक चिन्ह को लगाएंगे? को। वापस से सुनो बच्चों, ये लाइन ये लिखिए कि जिन शब्दों में, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में या जिस समास के दूसरे पद में आपको प्राप्त, आपन, गत, उन्मुख, तोड़, मार, कर, कार, ठीक है, करी, धर, गे इत्यादि शब्द हों तो इन शब्दों से पहले कौन सा कारक चिन्ह लगाएंगे? को। और समास का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर कह रहा हूं सुख प्राप्त, क्या लिख रहा हूं मैं? सुख प्राप्त। अब यहां पर देखो सुख और प्राप्त दो शब्द हैं। अब यहां पर मैं मान लीजिए यूं लिख दूं दुख प्राप्त, क्या लिख दिया मैंने? दुख प्राप्त। तो देखो प्राप्त जो शब्द है ये द्वितीय पद में आएंगे, यानी कि ये जितने भी पद लिख रखे हैं ये कहां मिलेंगे आपको? दूसरे पद में। यानी कि दूसरे पद में अगर ये वाले शब्द हो तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? कारक चिन्ह कौन सा लगाएंगे? को। तो जब इसका विग्रह करेंगे भाई सुख प्राप्त, तो इसका विग्रह करिए। समास, ये समास है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। दुख प्राप्त तो क्या बन जाएगा? दुख को प्राप्त, दुख प्राप्त हो गया। अगर मान लीजिए अपन यूं कह रहे हैं कष्ट आपन, आपन जो शब्द होता है इसका मतलब भी प्राप्त होता है, तो कष्ट को आपन, कष्ट को आपन। अगर यहां अपन यूं कह रहे हैं ग्रामगत, ग्रामगत, तो क्या बन जाएगा? ग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों? गांव, को गत यानी कि गया, गांव को गया। तो कुल मिलाकर ये होगा कि दोनों पदों के बीच में आपने कारक चिन्ह क्या लगाना है? को। लेकिन कब? जिस समास के दूसरे पद में प्राप्त, आपन, गत, उन्मुख, तोड़, मार, कर, कार, करी, धर, गे इत्यादि शब्द होते हैं तो इन शब्दों से पहले, तो इन शब्दों से पहले को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अपन यूं कह रहे हैं चिड़ी मार, अब चिड़ी मार है तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग? चिड़िया को मारने वाला। क्या बोलेंगे अपन? चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। अगर मैं कहूं मक्खी मार, मक्खियों को मारने वाला। मच्छर मार, मच्छर को मारने वाला। आगे के शब्द बदलते जाएंगे लेकिन पीछे शब्द यही रहेंगे। जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं मुंह तोड़, क्या लिख रहे हैं? मुंह तोड़। तो मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है। अपन कह रहे हैं सिर फोड़, सिर को फोड़ने वाला। ठीक है। यहां पर अपन कह रहे हैं देखो सर्वज्ञ, क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ। तो सर्व का मतलब क्या होता है? सब, और ज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। सबको ज्ञ मतलब जानने वाला, जानने वाला। तो क्या बन जाएगा? सर्वज्ञ बन जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए अपन कह रहे हैं सर्वकार, सब कुछ करने वाला, ठीक है ना, तो तोड़, मार, कर, कार, करी, धर। अब जैसे भूधर है, भू यानी कि भूमि को, धर मतलब धारण करने वाला। कौन होता है? पर्वत बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए बच्चों कि ऐसे शब्द, ये वाले जो शब्द हैं ये दूसरे पद में दिखाई दे तो इनसे पहले कारक चिन्ह कौन सा लगाना है आपको? को। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं। ये आपका ये फर्स्ट नंबर आ गया। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? करण तत्पुरुष। कौन सा होगा बच्चों? करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष जो होता है इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं?
या तो से होता है या फिर क्या होता है, के द्वारा होता है। अगर आपको दूसरे पद में कौन कौन से शब्द दिखाई दे, यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे दूसरे पद में, दूसरे पद में कौन कौन से शब्द दिखाई देंगे। अब यहां पर देखो, एक तो होता है कृत, एक होता है रचित, एक होता है विरचित, ठीक है, एक होता है लिखित, एक होता है लिखित, एक होता है आवृत, एक होता है आच्छादित, ठीक है, एक होता है आविष्ट, ठीक है, एक होता है, चलिए ध्यान दीजिए, इतना ही समझे, इत्यादि शब्द हो गए कि कृत, रचित, विरचित, विलिखित, आवृत, आच्छादित, आविष्ट। अगर आपको जिस समास के दूसरे पद में ये वाले शब्द दिखाई दे तो इन शब्दों से पहले अपन को कारक चिन्ह क्या लगाना है, या तो से लगेगा या फिर क्या लगेगा, के द्वारा, क्या लगेगा। अब यहां पर मान लीजिए मैं कह रहा हूं, देखो तुलसीकृत, क्या लिख रहे हैं, तुलसीकृत। अब तुलसीकृत का मतलब क्या हो गया, तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब होता है लिखना, रचना करने वाला, तुलसी के द्वारा कृत, रचित। तो इसी तरह अगर मान लो यहां पर तुलसी की जगह कहे कबीरदास कृत, ठीक है ना, अगर इसकी जगह हम किसी और राइटर का नाम ले लें तो भी क्या लिखेंगे, कृत। तो अगर आपको दूसरे पद में ये वाले शब्द दिखाई दें तो अपन क्या लिखेंगे, के द्वारा या से। तो तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब रचित। अब मान लीजिए अपन यूं कह रहे हैं बाण विरचित, बाण विरचित। अब बाण भट्ट जो है वो भी कवि का नाम है, तो बाण विरचित मतलब बाण के द्वारा विरचित, विरचित, बाण के द्वारा विरचित, ठीक है। अगर इसी चीज को अपन यूं लिख दें हस्तलिखित। अब हस्तलिखित का मतलब क्या होता है बच्चों, हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है, के द्वारा लिखित, हाथ के द्वारा लिखित हो गया। अगर इसी चीज को अपन यूं कह रहे हैं, देखो हिम आच्छादित। अब आच्छादित का मतलब क्या होता है, ढका हुआ, घिरा हुआ। हिम का मतलब होता है बर्फ, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित, ठीक है। अगर इसी चीज को यूं कहते हैं जलावृत तो क्या हो जाएगा, जल से आवृत, जल से आवृत। अगर यहां के भावाविष्ट तो भाव से आविष्ट, भावाविष्ट। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो भाव प्लस आविष्ट, तो यहां पर क्या बनेगा, भावों से आविष्ट, यानी कि भावों से डूबा हुआ, भावों से घिरा हुआ। तो कहने का मतलब यह बच्चों, जिस समास के दूसरे पद में ये वाले शब्द आए तो को कारक चिन्ह लग रहा है, जिस समास के दूसरे पद में ये वाले शब्द आए तो आपको से या के द्वारा चिन्ह लगाना है। अब बच्चों आपको समझने की बात यह है कि ये जितने भी शब्द हैं ये कोई पर्टिकुलर ये शब्द फिक्स नहीं है कि यही शब्द आएंगे, आपको तो कारक जो हैं उनके अनुसार इनका अर्थ निकालना है। जब आपको दोनों पदों का अर्थ मालूम होगा तो उसका विग्रह करने में आसानी होती है। आप जब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं हवन सामग्री, आंखों देखा। अब आंखों देखा है या हवन सामग्री, अब इसका आप हिंदी करेंगे भाई आंखों देखा, तो आंखों के द्वारा देखा हुआ, ठीक है ना। तो अपन जैसे मान लीजिए जैसे कहानी समझे, जैसे मैं बोल रहा था हवन सामग्री है, घर के अंदर कोई भी हवन हो रहा है, उसके लिए पिताजी ने कहा बेटा खड़ा हो, हवन के लिए सामग्री लेके आ। तो वो पिताजी की बात सुनकर गया और आकर के पिताजी से वापस क्या कह रहा है, ले पिताजी हवन सामग्री, मतलब वो कहता है हवन के लिए सामग्री और हवन सामग्री। तो इसी तरह आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे अपन कह रहे हैं भाई गायों के लिए एक घर बनाना है, तो अपन कह रहे गौशाला, गायों के लिए शाला स्थान हो गया। तो के लिए अपन कह रहे हैं भाई गुरु के लिए दक्षिणा देना है, तो अपन कहेंगे लो गुरु जी, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब क्या निकल कर रहा है, गुरु के लिए दक्षिणा। ऐसे हवन सामग्री, हवन के लिए क्या हो रही है, सामग्री। लेकिन अपन कह रहे हैं आंखों देखा, तो क्या निकल कर आ रहा है, आंखों के द्वारा देखा हुआ। यानी कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो दोनों शब्दों के अर्थ के हिसाब से आपको देखना है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, और जिस कारक का चिन्ह आएगा उसी के अनुसार हमें
तत्पुरुष का भेद बताना होता है कि वह कर्म तत्पुरुष होता है या करण तत्पुरुष होता है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। आपको इनके लिए कोई भी ये फिक्स शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी हम 10th क्लास के लेवल से पढ़ रहे हैं, इस तरह से इनको थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी हम लोगों को। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तत्पुरुष समास को किस तरह से आप लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको रजिस्टर में नोट कर लेना, फिर आगे हम लोग और सीखते हैं आगे के बचे हुए समास। हाँ जी बच्चों, देखिए कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष दो समास हमने सीखे हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है कि जिस समास में दूसरे पद में कौन कौन से शब्द होंगे जिनके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, के लिए, क्या लगाएंगे, के लिए। तो यहां पर ये तीसरे नंबर का हम लोग भेद पढ़ रहे हैं तत्पुरुष का, जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष। अब ये संप्रदान तत्पुरुष जो शब्द है, इसका जो कारक चिन्ह क्या होगा, के लिए, क्या होगा, के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि दूसरे पद में, दूसरे पद में, ये तो घर के पर्यायवाची शब्द याद कर लो, घर, भवन, आलय, आवास, ठीक है, शाला, शाल, ठीक है, मंदिर, कुंज, निकेतन। इसके अलावा आपने जो शब्द याद रखने हैं, ये तो ये घर के पर्यायवाची शब्द हो गए सारे के सारे। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि एक तो शब्द है भक्ति और एक शब्द है वाणी। अगर समास के दूसरे पद में, जिस समास के दूसरे पद में घर, भवन, आलय, आवास, शाला, साल, मंदिर, कुंज, निकेतन, भक्ति, वाणी, ये वाले शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं, तो फिर इन शब्दों से पहले कौन सा कारक चिन्ह लगाना है आपको, के लिए। कौन सा लगाना है, के लिए लगाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए अपने शब्द है रसोई घर, यह आप सब जानते हो। अब रसोई घर है तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। बच्चों समास इस ढंग से सीखो कि हमें उदाहरण रटने ना पड़े, एक कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर करते चलें। अब यहाँ पर देखो घर शब्द है, पीछे घर दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप सिनेमा घर बोलो, डाक घर बोलो, घर दिखाई देगा जो सिनेमा घर है। सिनेमा घर का अगर विग्रह करेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा सिनेमा घर। अब सिनेमा घर का जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिनेमा के लिए घर। अगर इसी चीज को मैं लिखूं डाक घर, तो अपन क्या बोलेंगे, डाक के लिए घर। तो इसी तरह देखिए सभा भवन, सभा भवन, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, सभा के लिए भवन, सभा भवन हो गया। ठीक है ना। अपन बोल दीजिए मान ली छात्रावास, क्या बोला, छात्रावास। अब छात्रावास मतलब छात्र भी हो सकती हैं, छात्रा भी हो सकती हैं, छात्र या छात्राओं के लिए आवास। ठीक है ना। अगर मान लीजिए अपन कह रहे हैं शिव मंदिर, शिव मंदिर, तो क्या होगा, शिव का मंदिर। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, शिव के लिए मंदिर, शिव के लिए मंदिर, शिव के लिए मंदिर। ठीक। अगर मान लीजिए कह रहे हैं देवालय, तो देवताओं के लिए आलय। ठीक है। गौशाला, क्या लिखेंगे, गौशाला। अब गौशाला का मतलब, गौ मतलब गायों के लिए, गायों के लिए शाला। शाला का मतलब ही क्या हो गया, भवन, स्थान हो गया। अपन कह रहे हैं राष्ट्रभक्ति, क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्रभक्ति मतलब राष्ट्र के लिए भक्ति, राष्ट्रभक्ति। इसी तरह अपन बोल रहे हैं युव वाणी, तो युवाओं के लिए वाणी। तो बच्चों इसको इस ढंग से सीख लें कि ये वाले शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसके बाद देखिए बच्चों, चौथे नंबर पर है अपादान, अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष जो है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से अलग होना, पृथक होना। अगर आप लोगों ने
कारक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो कारक वाला वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि ये समास सीखने के लिए सबसे पहले हमें कारक आने चाहिए, कारक चिन्हों की पहचान हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ कारक कौन सा चल रहा है? अपादान, तो इसमें कौन सा होगा? से। अब इसके अंदर जो शब्द रहेंगे दूसरे पद में कौन से होंगे? रिक्त, रहित, हीन, विहीन, मुक्त, भ्रष्ट। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो शब्द याद रखना है आपको, भय, भीत, ऐसे शब्द जो होंगे वो आपको दूसरे पद के अंदर मिलेंगे। अगर दूसरे पद में इनमें से कोई शब्द मिलता है तो इनसे पहले कारक चिन्ह कौन सा लगेगा? से। और कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं जल रिक्त, तो जल रिक्त का मतलब हो गया जल से रिक्त, तो ये बन गया जल रिक्त। अगर मान लीजिए अपन कह रहे हैं गुणहीन, गुणहीन मतलब गुणों से हीन, गुणहीन हो गया। अगर कह रहे हैं चरित्रहीन, तो चरित्रहीन का मतलब क्या हो गया? चरित्र से हीन, चरित्र से हीन। ठीक है, अगर अपन कह रहे हैं पद शून्य, क्या बोल रहे हैं बच्चों? पद शून्य। अब पद शून्य मतलब पद से शून्य हो गया, खाली हो गया, तो पद से शून्य, पद शून्य हो गया। इसी ढंग से कह रहे हैं मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, तो क्या बन जाएगा इसका? मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। ठीक है ना। अगर यहां पर कह रहे हैं चोर भय, तो चोर भय का क्या हो जाएगा? चोर से भय, चोर से भय। ठीक है ना। धर्म मुक्त, तो क्या बन जाएगा? धर्म से मुक्त। तो कहने का मतलब ये बच्चों, अगर आपको दूसरे पद में रिक्त, रहित, हीन, विहीन, मुक्त, भ्रष्ट, भय और भीत इत्यादि शब्द अगर दिखाई देते हैं तो इन शब्दों से पहले कौन सा कारक चिन्ह लगाना है? से। कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? से। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 4 भेद में बता चुका हूं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान और अपादान। बाकी के 2 और सीखिए, इसको आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए एज इट इज। इसके बाद है बच्चों संबंध तत्पुरुष समास। अब जो संबंध तत्पुरुष समास है उसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको संज्ञा शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि जो संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास जो है इसमें कारक चिन्ह रहेंगे का, के और की। अब इसमें क्या है? कोई शब्द नहीं है इसमें, तो आप ये ध्यान रख लेना 2 संज्ञा शब्दों का संबंध होता है, 2 संज्ञा शब्दों का संबंध होएगा। इसको सीखने का यही तरीका है कि यानी कि इसमें दोनों जो पद होंगे वो दोनों के दोनों संज्ञा शब्द होंगे और उनके बीच में जब विग्रह करेंगे तो का, के, की। अब देखो संज्ञा शब्द क्या होते हैं भाई? कोई भी प्राणी है या कोई भी स्थान है या कोई भी वस्तु है, उसका नाम होता है तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा। तो 2 संज्ञा शब्द होंगे, जैसे राम, श्याम, ये नाम है, ठीक है ना। लेकिन अपन कह रहे राम का घर, तो इसमें राम कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के ऊपर भी एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से संज्ञा शब्द भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। बाकी यहाँ पर आप लोग ये सीखेंगे कि जो संबंध तत्पुरुष समास है उसके अंदर 2 संज्ञा शब्दों का संबंध बताया जाता है। जनरली जो उदाहरण बनते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी अपने रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, भाई पिता का पुत्र, ठीक है ना, राम की पत्नी, राम की माता, राम का घर, राम का बैग, राम की पुस्तक, मतलब कोई भी नाम लेकर उसके साथ किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी रिश्ते का, रिलेशन का क्या जोड़ा जाता है? संबंध जोड़ा जाता है। तो वहां जब विग्रह करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं सीतापति, अब सीतापति है तो इसका मतलब क्या हो गया? सीता का पति। क्या हो गया? सीता का पति। अगर मैं इसको यूं कह रहा हूं राम पुत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया? राम का पुत्र, राम का पुत्र। अगर मान लीजिए इसी चीज को यूं कह रहे हैं ऋषि कन्या, अब ऋषि कन्या का मतलब क्या हो गया?
ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या। अगर अपन कह रहे हैं राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त, तो राष्ट्रभक्त मतलब राष्ट्र का भक्त, राष्ट्र का भक्त। अगर अपन कह रहे हैं राजमाता, तो राजमाता का मतलब क्या हो गया बच्चों? राजा की माता, राजमाता मतलब राजा की माता, ठीक है। अगर अपन कह रहे हैं राजपुत्र, तो क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। तो इस ढंग से अपन ध्यान रखेंगे। मंत्री परिषद है, मंत्रियों की परिषद होगी, ठीक है। तो दो संज्ञा शब्दों का, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध होता है, तो उनके बीच में कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास। तो ये बहुत आसान है सीखना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये जो अधिकरण तत्पुरुष समास है बच्चों, इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या चीज ध्यान रखनी है? ये 5वें नंबर पर था, ये 6ठे नंबर, यानी कि इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं कौन से होते हैं? में, पे और पर, में, पे, पर, ये कारक चिन्ह होते हैं। दूसरे पद में, दूसरे पद में आपको कौन से शब्द? एक तो चतुर शब्द के पर्यायवाची शब्द, चतुर, पटु, कुशल, ठीक है, दक्ष, प्रवीण, इनको ध्यान रखेंगे। एक आपने इसके अलावा कौन सा? जैसे रत, लीन, मग्न, निर्भर, आश्रित, आश्रित। आपको दूसरे पद में जब ये वाले शब्द दिखाई देंगे तो इन शब्दों से पहले कारक चिन्ह लगेंगे में, पे, पर। क्या कारक चिन्ह लगेंगे? जैसे यहां देखिए, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं वाक्पटु, क्या उदाहरण लिख रहा हूं? वाक्पटु। अब वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब होता है वाणी, वाणी में पटु, पटु का मतलब क्या हो गया? चतुर, कुशल। जैसे इसी चीज को अपन लिख दें धर्म दक्ष। अब धर्म दक्ष का मतलब क्या हो गया? धर्म में दक्ष, ठीक है। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, तो क्या बन जाएगा बच्चों? विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण हो गया। अगर कह रहे हैं व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल, तो क्या बनेगा? व्यवहार में कुशल, व्यवहार में कुशल। इसी ढंग से मान लीजिए अपन कह रहे हैं धर्म रथ, धर्म रथ, तो क्या बन गया इसका? धर्म में रत। अब रत का मतलब भी क्या होता है? लीन होना, मग्न होना, ठीक है। अगर इसी चीज को अपन यूं लिख रहे हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर का मतलब क्या होगा? आत्म का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, और निर्भर मतलब आश्रित होना। आत्म मतलब स्वयं पर निर्भर, ठीक है। राम आश्रित, राम आश्रित, तो इसका मतलब हो गया राम पर आश्रित, राम पर आश्रित, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग इन चीजों को सीख सकते हैं कि दोनों जो शब्द आते हैं, ये ध्यान रख लेना, दोनों शब्दों का अर्थ आपको मालूम होगा तो आप हर तरह से इनका विग्रह आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और इसमें कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग करा जाता है और 6 उपभेद होते हैं। उन कारक चिन्हों के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस ढंग से इन चीजों को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, मैं उसमें जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, या आप मेरे नंबर है पर्सनली, उस पर आप मेरे से कॉल करके इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।